जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ये भारत के वायसराय का टॉपिक का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लोग, जिसमें सबसे पहला वायसराय का नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने भारत में यह कब तक रहा था, यानी कि भारत में इसका कार्यकाल कब कब तक रहा था। तो यह 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक रहा था। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1858 ईस्वी तक ये भारत का गवर्नर जनरल था। यह क्या था, तो भारत का गवर्नर जनरल कब से कब तक था, तो 1856 से 1858 ईस्वी तक। इसी के समय 1857 का विद्रोह हुआ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था वह किसके शासनकाल में हुआ था, ये किसके समय में हुआ था, वो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। वह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था, यानी कि जो लॉर्ड कैनिंग था यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। और यह प्रथम, यानी कि अब तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया, तो उसके बाद ही वायसराय का पद आया, तो प्रथम यही बना था। इसी के समय में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि किस गवर्नर या वायसराय के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था, तो लॉर्ड कैनी के समय में। और कब लागू हुआ था, तो 1856 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में बम्बई, मद्रास एवं कोलकाता में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी तथा फौजदारी विधि संहिता का निर्माण इसी के समय में हुआ। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम एवं भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई लॉर्ड कैनी के समय में ही। भारत में पहली बार आयकर लगाया गया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहली बार आयकर किसके समय में लगाया गया था, तो लॉर्ड कैनी के समय में लगाया गया था। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी अभी से समाप्त कर दिया गया है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना 1861 ईस्वी में इसी के समय में हुई। नेक्स्ट है लॉर्ड एल्गिन प्रथम। यह 1862 से 1863 ईस्वी तक भारत में रहा था। इसके समय में वहाबी आंदोलन का दमन किया गया। इसकी मृत्यु 1863 में पंजाब में हो गई। जो लॉर्ड एल्गिन प्रथम था, इसकी मृत्यु कब हो गई थी, तो 1863 में। और कहाँ पे, तो पंजाब में। नेक्स्ट वायसराय बनता है सर जॉन लॉरेंस, जिसका शासनकाल 1864 से लेकर 1869 ईस्वी तक रहा था। इसके कार्यकाल में 1866 ईस्वी में उड़ीसा, 1868-69 ईस्वी में राजपूताना तथा बुंदेलखंड में भीषण अकाल पड़ा था। यानी कि बुंदेलखंड में भीषण अकाल, और 1866 में उड़ीसा में, और 1868 या 69 में राजपूताना में भीषण अकाल किसके शासनकाल में पड़े थे या किसके कार्यकाल में पड़े थे, तो सर जॉन लॉरेंस के काल में। वायसराय ने हेनरी कैम्पबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। 1865 ईस्वी में इसने भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू करवाई। भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसके द्वारा शुरू करवाई गई थी, तो सर जॉन लॉरेंस के द्वारा। और कब इसकी शुरुआत की गई थी, तो 1865 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद ये अगला वायसराय बनता है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल भारत में 1869 ईस्वी से लेकर 1872 ईस्वी तक रहा था। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक लॉर्ड मेयो को माना जाता है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड मेयो को माना जाता है। 1872 ईस्वी में भारत में प्रथम जनगणना इसी के समय में हुई, तथा इसने 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना करवाई। 1872 ईस्वी में राजकुमारों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की गई इसी के समय में। लॉर्ड मेयो की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान एक अफगान द्वारा अंडमान में कर दी गई थी। उसके बाद अगला वायसराय बनता है लॉर्ड नॉर्थबुके, जिसका भारत में कार्यकाल 1872 से लेकर 1876 ईस्वी तक रहा था। इसके समय 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था। यहाँ से डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन बनता है कि नेटिव मैरिज एक्ट जो था यह किस वायसराय की कार्यकाल या समय में पारित हुआ था, तो लॉर्ड नॉर्थबुक के कार्यकाल में पारित हुआ था, जिसके तहत अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई। पंजाब में कूका विद्रोह का दमन इसी के काल में हुआ। 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन किसके कार्यकाल या किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के कार्यकाल में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1875 ईस्वी में। उसके बाद अगला वायसराय बनता है लॉर्ड लिटन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका भारत में कार्यकाल 1876 से लेकर 1880 ईस्वी तक रहा था। लॉर्ड लिटन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं साहित्यकार था। साहित्य जगत में इसे ओवन मैरिथिड के नाम से जाना जाता है। किस वायसराय को साहित्य जगत में ओवन मैरिथिड के नाम से जाना जाता है, तो लॉर्ड लिटन को। इसके शासनकाल में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, मध्य भारत और पंजाब में भयानक अकाल पड़ा।
इसने रिचर्ड एस्ट्रेजी की अध्यक्षता में 1878 ईस्वी में एक अकाल आयोग का गठन किया। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि किस वायसराय ने रिचर्ड एस्ट्रेजी की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था, तो लॉर्ड लीटन ने किया था। लॉर्ड लीटन ने 1877 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। इसने भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले भारतीयों की आयु 21 से यानी कि 21 से घटाकर 19 से कर दिया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस वायसराय के द्वारा भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले भारतीयों की आयु 21 से घटाकर 19 से कर दी गई थी। तो लॉर्ड लीटन ने, किसने किया था? लॉर्ड लीटन ने। अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना इसी के समय में की गई थी। लॉर्ड लीटन के समय 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। इनके समय में 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम लाया गया। इस दौरान द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध यानी कि इसके समय में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। और जो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था वह कब से कब तक चला था? तो 1878 से लेकर 1880 ईस्वी तक यह युद्ध चला था। जो लीटन ने जितने सारे कार्य किए थे उन्हें कार्यों को सुधार करने के लिए लॉर्ड रिपन आता है वायसराय बन के, और भारत में यह वायसराय 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक रहा था। रिपन के समय 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। नियमित जनगणना किसके समय में करवाई गई थी? तो लॉर्ड रिपन के समय में। और कब करवाई गई थी? तो 1881 में। तथा श्रम सुधार हेतु 1881 में ही प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। रिपन ये सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। इसने 19 से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 21 वर्ष कर दिया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही 1882 में हुई थी। उसने शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत 1882 ईस्वी में विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जो हंटर है या विलियम हंटर, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध शिक्षा आयोग से है। इसके समय में इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इसे विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की उपाधि दी। जो लॉर्ड रिपन है इसे भारत के उद्धारक की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट वायसराय बनता है लॉर्ड डफरिन का भारत में कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक रहा था। इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1885 से लेकर 1888 ईस्वी तक। इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध में बर्मा को पराजित कर अंतिम रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यानी कि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनता है कि जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत में वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। तथा बंगाल कृषक अधिनियम, अवध कृषक अधिनियम एवं पंजाब कृषक अधिनियम पारित किए गए। नेक्स्ट है लॉर्ड लेंसडाउन का भारत में कार्यकाल 1888 से लेकर 1894 ईस्वी तक रहा था। इसके समय में भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा, यानी कि जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है? डूरंड रेखा। अभी वर्तमान में यह भारत और अफगानिस्तान की सीमा नहीं लगती है, क्योंकि जो पीओके वाला भाग है वहीं से लगती है, और अभी वर्तमान में पीओके का जो भाग है वह पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। यानी कि लॉर्ड लेंसडाउन के समय में भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का नाम है डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ। तथा 1891 का एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ, जिसमें लड़कियों की विवाह की आयु 12 वर्ष कर दिया गया। 1893 में अफीम आयोग का गठन किया गया। अफीम आयोग का गठन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड लेंसडाउन के कार्यकाल में हुआ था। यह जो डूरंड रेखा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता रहता है। सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो भारत चीन की सीमा रेखा याद कर लेंगे, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा याद कर लेंगे, और जो बांग्लादेश की है, लेकिन अफगानिस्तान का बहुत किसी को नहीं पता रहता है। अगर जिसको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला वायसराय बनता है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का जो कार्यकाल था वो 1894 से लेकर 1899 ईस्वी तक रहा था। कब से कब तक? 1894 से 1899 ईस्वी तक रहा था।
भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। यह कथन भी कई बार एग्जाम में आया है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा कहा गया है। इसके शासनकाल में 1896-97 ईस्वी के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। इसने लॉयल कमीशन यानी कि अकाल आयोग का गठन किया। लॉयल कमीशन का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा इसका गठन किया गया। 1895 ईस्वी में भारतीय व्यय की जांच हेतु वेलवी आयोग का गठन किया गया। वेलवी आयोग का गठन किसने किया था? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। उसके बाद अगला वायसराय बनता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का भारत में कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक रहा था। ये भी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने भी बहुत सारे कार्य किए थे। लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में एक सिंचाई आयोग तथा 1902 ईस्वी में सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया। पुलिस आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और सिंचाई आयोग का भी गठन लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही किया गया। इसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज स्थापित कराया। 1902 ईस्वी में ही सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। इसने 1900 ईस्वी में सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया। सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम में पास किया गया। कर्जन ने 1904 ईस्वी में ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। और ये कब की गई थी? तो 1904 ईस्वी में की गई थी। इसके समय में ही कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। 1904 ईस्वी में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पारित करके सरकारी नियंत्रण और बढ़ाया गया। 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन इसी के समय में हुआ था, यानी कि लॉर्ड कर्जन के समय में। कर्जन के समय में ही 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। यह डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1905 तो सबको याद रहता है, लेकिन यह 16 अक्टूबर बहुत किसी को याद नहीं रहता है। कर्जन के समय में ही 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, जिसे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। कर्जन द्वारा इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की गई। उसके बाद ही अगला वायसराय बनता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 1905 से लेकर 1910 ईस्वी तक इसका भारत में कार्यकाल रहा था। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वायसराय के समय में हुई थी? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में समाचार पत्र अधिनियम तथा 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया, इसी के समय में, यानी कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। यह भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। 1909 में मदन लाल ढींगरा को कर्जन वाइली की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा इसी के समय में दी गई। नेक्स्ट वायसराय बनता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का जो कार्यकाल था वह 1910 ईस्वी से लेकर 1916 ईस्वी तक रहा था। कब से कब तक? 1910 से 1916 ईस्वी तक रहा था। इसके समय में 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द करते हुए भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। शायद इस 70 बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया हुआ था कि कि जो भारत की राजधानी थी वो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब की गई? तो 1911 में यह घोषणा हुआ था। क्या हुआ था? 1911 में स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी, लेकिन स्थानांतरित कब हुआ था? तो 1912 में। 1912 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। राजधानी कब बनाया गया? तो 1912 में। और ये घोषणा कब की गई? तो 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग पर 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली प्रवेश के समय बम में फेंका गया। नेक्स्ट है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला वायसराय का नाम क्या है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड है। और यह भारत में 1916 ईस्वी से लेकर 1921 ईस्वी तक शासन किया था। एसपी सिन्हा गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय थे, जिनकी नियुक्ति बिहार के गवर्नर के पद पे इसी के समय में हुई थी। अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट को लागू किया गया, इसी के समय में।
1919 से 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई एवं भारतीय विधानमंडल को बजट संबंधी अधिकार दिया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत की गई थी। और कब की गई थी, तो 1919 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद ये अगला वायसराय बनता है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल था यह 1921 से लेकर 1926 ईस्वी तक रहा था। कब से कब तक, 1921 ईस्वी से लेकर 1926 ईस्वी तक रहा था। यह एकमात्र यहूदी वायसराय था। जो लॉर्ड रीडिंग था यह क्या था, यह यहूदी वायसराय था। लॉर्ड रीडिंग के समय में ही 1 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ तथा इस दिन संपूर्ण भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। इसने 1922 ईस्वी में आईसीएस की परीक्षा इलाहाबाद एवं लंदन दोनों जगह कराने का निर्णय लिया। नेक्स्ट वायसराय बनता है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल था यह 1926 से लेकर 1931 ईस्वी तक रहा था। इसके समय में देसी रियासतों के संबंध में 1927 में हार्टोगे बटलर की अध्यक्षता में बटलर इस समिति का गठन एवं दिसंबर 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसके शासनकाल में ही साइमन कमीशन का भारत के आगमन हुआ। 1930 ईस्वी में शारदा एक्ट लागू हुआ। शारदा एक्ट कब लागू हुआ, तो 1930 ईस्वी में, जिसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष कर दी गई। यानी कि लड़कों की उम्र कितनी कर दी गई, तो 18 वर्ष कर दी गई और जो लड़कियों की उम्र थी वो 14 वर्ष कर दी गई। किस एक्ट के तहत, तो शारदा एक्ट के तहत। नेक्स्ट वायसराय बनता है लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन का जो कार्यकाल था वह 1931 से लेकर 1936 ईस्वी तक रहा था। कब से कब तक, 1931 से लेकर 1936 ईस्वी तक रहा था। 1934 ईस्वी में इसके कार्यकाल के दौरान बिहार में भयंकर भूकंप आया। विलिंगटन ने 1915 ईस्वी में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में हिस्सा लिया था। उस समय वह गवर्नर था। 1932 में पूना पैक्ट व तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। नेक्स्ट है अगला वायसराय बनता है लॉर्ड लिनिथगो। लॉर्ड लिनिथगो का भारत में कार्यकाल 1936 से लेकर 1944 ईस्वी तक रहा था। कब से कब तक, 1936 से 1944 ईस्वी तक रहा था। इसके समय में द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 से तक चला था। इसके समय में, यानी कि किस वायसराय के समय में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, लॉर्ड लिनिथगो के समय में। 1940 का अगस्त प्रस्ताव इसी के द्वारा लाया गया, जिसके विरुद्ध व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। जो अगस्त प्रस्ताव था वह किस वायसराय के समय या किसके द्वारा लाया गया था, तो लॉर्ड लिनिथगो के द्वारा लाया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 का आगमन व भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत इसके शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना है। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वह किसके समय में हुआ था, लॉर्ड लिनिथगो के समय में। और जो क्रिप्स मिशन भारत आया था जो क्रिप्स मिशन था वो भी लॉर्ड लिनिथगो के ही शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद ये अगला वायसराय बनता है लॉर्ड वेविल। लॉर्ड वेविल का जो कार्यकाल था वह 1944 से लेकर 1947 ईस्वी तक रहा था। 1944 से 1947 तक रहा था। इसके समय में राजनीतिक समाधान के लिए शिमला सम्मेलन जो 1945 में हुआ था। कब हुआ था, 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ। इसी के समय में 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ। इसके समय में शाही नौसैनिकों का विद्रोह 1946 में हुआ। शाही नौसैनिकों का विद्रोह कब हुआ था, 1946 में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की इसी के समय में। नेक्स्ट है कि अगला वायसराय बनता है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने अंतिम में वायसराय रहता है और यह कब से कब तक रहा, तो यह 1947 से लेकर 1948 तक इसका कार्यकाल था। यह ब्रिटिश भारत का अंतिम एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय था। यह स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय था और ब्रिटिश से भारत का अंतिम वायसराय था। इसके शासनकाल में भारत का विभाजन हुआ और भारत व पाकिस्तान नामक के दो स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। नोट पॉइंट दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। कौन थे, जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट टॉपिक है कि इस लेसन पे आधारित है स्मरणीय तथ्य। अंग्रेजों द्वारा बिहार के लिए प्रांतीय सभा का गठन 1774 अंग्रेजों द्वारा बिहार के लिए प्रांतीय सभा का गठन कब किया गया, तो 1774 ईस्वी में किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक व्यवस्था को सर्वप्रथम 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा स्थापित किया।
1919 से 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पास हुआ, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। उस समय कौन प्रधानमंत्री था? तो लॉर्ड जॉर्ज था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1919 से ईस्वी में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पास हुआ, तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय लॉर्ड जॉर्ज प्रधानमंत्री थे। लोक के सेवाओं की उत्कृष्टता के लिए लॉर्ड कर्जन के समय में मुस्लिम सदस्यों को खान बहादुर जबकि हिंदू सदस्यों को राय बहादुर की उपाधियां प्रदान करने की परंपरा शुरू हुई। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट की धारा 87 के द्वारा योग्यता को ही सेवा का आधार स्वीकार किया गया, धर्म को आधार नहीं बनाया गया। भारत में किए गए कार्यों के लिए इंग्लैंड में वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो वारेन हेस्टिंग्स था, यानी कि वह कौन ऐसा वायसराय था या जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पे महाभियोग चलाया गया था। कर्जन ने लिखा, यानी कि कर्जन का कथन है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन कर्जन के द्वारा कहा गया और यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। यह डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बना है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया है। भारत में प्रथम बार जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ब्रिटिश से भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली परिवर्तित करने की घोषणा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में की गई। 1935 ईस्वी के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष लॉर्ड लिनिथ हुए थे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 का जो विधेयक पारित हुआ था, उस विधेयक के तहत एक गठित जो संयुक्त संसदीय समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष लॉर्ड लिनिथ को थे। कौन थे? लॉर्ड लिनिथ को उसके अध्यक्ष थे। उसके बाद है इस लेसन पे आधारित बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किए थे? तो जो विलियम बेंटिंग था, उसके द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन भी किया गया था। और कब किया गया था? तो 1829 में, यानी कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, यानी कि इन दोनों के सहयोग से सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। उसके बाद दास प्रथा के उन्मूलन में यह सहयोग किया था, दास प्रथा को उन्मूलन में। लेकिन जो यह तीसरा है, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, यह जो काम हुआ था धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, यह डलहौजी के काल में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1850 के अधिनियम में 21 द्वारा पेश किया गया, जिसे डलहौजी के समय में लागू किया गया था। और जो चौथा कथन है कि ठगों को संगठित गिरोहों का दमन किया था, ये भी कथन सत्य है, यानी कि ये भी इसका संबंध हो जाएगा विलियम बेंटिंग से। तो अगर आंसर की बात किया जाए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि केवल 1, 2, 4 इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? केवल 1, 2, 4। इस बुक में इसका आंसर बी दिया गया है, लेकिन गूगल सर्च करने के बाद आंसर सी दिखा रहा है। तो आप लोग अपने से एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, लेकिन इस बुक के हिसाब से हम अभी सर्च करके ही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी? अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1872 ईस्वी में, और लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो जो द्विशासन प्रणाली थी वह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्विशासन प्रणाली को लागू की गई थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आया था, उसके द्वारा भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन से कानून ऐतिहासिक नहीं था? यानी कि ब्रिटिशों के द्वारा कौन कौन से कानून पारित किए गए थे? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यह पारित हुआ था। चार्टर एक्ट 1833 भी पारित हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये भी पारित हुआ था। लेकिन जो यह प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है 1955, यह ऐतिहासिक कानून नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन जो हुआ था वह कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति लॉर्ड लीटन ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? लॉर्ड लीटन ने अपनाई थी।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से अधिनियम के तहत भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? यानी कि सती प्रथा को गैर कानूनी किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है कि कथन दिया गया है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहती होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? यह कथन किसके द्वारा कहा गया? यह जो कथन है लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह कथन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। कौन थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के पद पे? तो लॉर्ड जॉर्ज थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो यह जो राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि थी वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में इसे उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ की गई थी। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि चारों ऑप्शनों में लॉर्ड कर्जन नहीं दिया गया है। उसके बाद ये अगला लेसन है 22वां लेसन और इस लेसन का नाम क्या है? ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत विजय। यानी कि ब्रिटिश कंपनी ने भारत का विजय किस प्रकार से किया था उसको देखते हैं। जिसमें सबसे पहला टॉपिक है नवीन स्वायत्त राज्य 18वीं शताब्दी। यानी कि एक तरफ राज्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके संस्थापक दिए गए हैं। तो सबसे पहला है हैदराबाद का संस्थापक कौन था? तो निजामुल मुल्क। हैदराबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? निजामुल मुल्क के द्वारा। और निजामुल मुल्क को चिंग्लिज खान के नाम से भी जाना जाता है। अवध के संस्थापक के सआदत खान थे और इन्हें बुरहानुल मुल्क भी कहा जाता है सआदत खान को। भरतपुर की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने की थी। भरतपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चूड़ामन एवं बदन सिंह के द्वारा। कर्नाटक की स्थापना सआदुतुल्ला खां के द्वारा की गई थी। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खान थे। बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो मुर्शिद कुली खान थे। मैसूर के संस्थापक हैदर अली थे। मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हैदर अली के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है जयपुर के संस्थापक जयसिंह थे। जयपुर के संस्थापक कौन थे? तो जयसिंह थे। बंगस पठान इसकी स्थापना यानी कि रुहेलखंड की स्थापना मुहम्मद खां बंगस के द्वारा की गई थी। 18वीं शताब्दी में नवीन स्वायत्त राज्य जिसमें सबसे पहला है बंगाले के बारे में अध्ययन करते हैं। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। जो मुगल बादशाह फर्रुखसियर था वह 1770 ईस्वी में किसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया? तो मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। जिसने आगे चलकर मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव रखी। इसी समय 1717 ईस्वी में मुगल शासक के फर्रुखसियर ने एक फरमान द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने की रियायत दे दी। इस फरमान के द्वारा बंगाल में 3000 वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी के समस्त व्यापार को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया। और इसे जो फरमान जारी किया था इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो कर निर्धारित किया था यह कितना था? तो 3000 रुपया वार्षिक कर था। उसके बाद यहाँ का शासक कौन बनता है? तो अलवर्दी खान बनता है जो 1740 ईस्वी से लेकर 1756 ईस्वी तक शासन किया था। सरफराज खान को गिरिया के युद्ध में पराजित कर नवाब बना। जो अलवर्दी खान था वह नवाब बना किसको हराकर? तो सरफराज खान को गिरिया के युद्ध में पराजित करके नवाब बना। वह योग्य प्रशासक था जिसने अंग्रेजों को कलकत्ता में और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर में किलेबंदी नहीं करने दी। इसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की थी। जो अलवर्दी खान था इसने अंग्रेजों की जो तुलना थी वह मधुमक्खी के छत्ते से की थी। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। बंगाल का नवाब उसके बाद कौन बना? अलवर्दी खान के बाद तो 1756 में सिराजुद्दौला बना। इस समय की यानी कि सिराजुद्दौला के समय ब्लैक होल की घटना जो 20 जून 1756 को हुई थी। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 को हुई थी। प्रमुख घटना है। इस घटना में सिराजुद्दौला ने बंदी बनाए 146 अंग्रेजों। इनमें से स्त्रियां और बच्चे भी शामिल थे। यानी कि 146 अंग्रेजों में इसमें स्त्रियां और बच्चे भी शामिल थे। को कमरे में यानी कि 146 लोगों को कमरे में बंद कर दिया था।
लेकिन 23 जून 1756 की सुबह इस कोठरी यानी कि कमरे को खोला गया तो इसमें मात्र 23 अंग्रेज ही जीवित बचे थे। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में नदिया जिले के पलासी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। कहाँ पे हुआ पलासी का युद्ध? तो पलासी नामक स्थान पे युद्ध हुआ था। और यह प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला की सेना की पराजय और कंपनी की जीत हुई। मीर जाफर उसके बाद एक और नवाब बनता है, तो मीर जाफर जिसका शासनकाल 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक रहा था। मीर जाफर को प्लासी की सफलता के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब भी बना दिया। प्रशासनिक अव्यवस्था तथा राजकोष रिक्त होने के कारण अंग्रेजों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, अतः वह किसी अन्य कठपुतली नवाब को बैठाना चाह रहे थे। उसके बाद बनता है नवाब मीर कासिम, जो 1760 से लेकर 1763 ईस्वी तक शासन किया था। मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब बना, यानी कि मीर जाफर के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को अपदस्थ कर दिया और मीर कासिम को बनाया। कासिम का मानना था कि आज़ादी बनाए रखने के लिए भरा हुआ खजाना और कुशल सेना की आवश्यकता पड़ती है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन बना है बिहार के किसी भी एग्जाम में कि जो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की गई थी राजधानी, वह किसने की थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली। मुंगेर में तोपों तथा तोड़दार बंदूकों को बनाने की व्यवस्था की। सेना के आधुनिकरण के लिए एक जर्मन अधिकारी वाल्टर रीनहार्ड की नियुक्ति की। यह समरू के नाम से प्रसिद्ध था। यह किस नाम से प्रसिद्ध था? तो यह समरू के नाम से प्रसिद्ध था। मीर कासिम ने कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव के क्षेत्र दिए। उसने अंग्रेजों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए 1762 ईस्वी में एक निर्णय लिया। नवाब ने आंतरिक व्यापार पर लगे सभी करों को समाप्त कर दिया। फलतः अंग्रेजों के विशेषाधिकार समाप्त हो गए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर के युद्ध में तीनों सहयोगी कौन कौन थे? तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, ये एक तरफ यानी कि संयुक्त सेना की तरफ से यह लड़ रहे थे और ये तीनों सहयोगियों की अंग्रेजों से पराजय, यानी कि तीन मिलकर भी अंग्रेजों को नहीं हरा पाए और खुद हार गए। मीर कासिम की मृत्यु 1777 में दिल्ली में हुई। मीर कासिम की मृत्यु कब हो गई? तो 1777 में। और कहाँ पे हो गई? तो दिल्ली में इसकी मृत्यु हो गई। बंगाल के नवाब और उनका कार्यकाल। अगला टॉपिक है बंगाल के नवाब कौन कौन से बने थे और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था। तो सबसे पहला है मुर्शीद कुली खान का कार्यकाल 1717 ईस्वी से लेकर 1727 ईस्वी तक रहा था। और यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन टफ आता है तो यहाँ से कार्यकाल यानी कि सजाने के लिए पूछ देता है। एक तरफ आपका कथन कारण या फिर से वहां मिलाने वाला दे देता है। तो उसके बाद बनता है सुजाउद्दीन। उसके बाद कौन नवाब बनता है? सुजाउद्दीन, जिसका कार्यकाल 1727 ईस्वी से लेकर 1739 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट है सरफराज खान का कार्यकाल 1739 से लेकर 1740 ईस्वी तक रहा था। अलवर्दी खान का कार्यकाल 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक रहा था। सिराजुद्दौला का कार्यकाल 1756 से लेकर 1757 तक रहा था। मीर जाफर का कार्यकाल 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद वहाँ बनता है मीर कासिम का जो कार्यकाल था वह 1760 से लेकर 1763 ईस्वी तक रहा था। मीर जाफर का कार्यकाल 1763 से लेकर 1765 तक रहा था। नजमुद्दौला का कार्यकाल 1765 से लेकर 1766 ईस्वी तक रहा था। सैफुद्दौला का कार्यकाल 1766 से लेकर 1770 तक रहा था। मुबारकुद्दौला का कार्यकाल 1770 से लेकर 1775 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट टॉपिक है इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। संधिकर्ता मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। यह जो संधि हुई थी इलाहाबाद की प्रथम संधि किन लोगों के बीच में हुई थी? तो शाह आलम द्वितीय, यह मुगल सम्राट था, और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में यह संधि हुई थी। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। इसी संधि के तहत में कंपनी ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिए। इस संधि द्वारा कंपनी को उत्तरी सरकार यानी कि उड़ीसा, उस समय उड़ीसा को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता था, इस संधि द्वारा कंपनी को उत्तरी सरकार यानी उड़ीसा की जागीर मिली।
मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये प्रति वर्ष पेंशन के रूप में दिए गए। इसी संधि के तहत मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये प्रति वर्ष पेंशन के रूप में दिए गए। नेक्स्ट है इलाहाबाद की दूसरी संधि। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? तो 16 अगस्त 1765 को हुई थी। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 को। संधिकर्ता अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में यह संधि हुई थी। कंपनी को 50 लाख रुपये तथा चुनार का दुर्ग अवध से प्राप्त हुए। इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया गया। कंपनी द्वारा नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हुई। वाराणसी और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है कि बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक रहा था? तो 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैध शासन रहा था। द्वैध शासन का जनक लियो कार्टिस था। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो लियो कार्टिस को माना जाता है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्वैध शासन का जनक कौन था? तो लियो कार्टिस था। इस प्रणाली के तहत नवाब ने कंपनी को निजामत सौंप दी, जिससे कंपनी को पुलिस और न्याय के शक्तियों पर पूर्णतः नियंत्रण मिल गई। कंपनी को बादशाह से दीवानी मिली, जिससे कंपनी को सीधे ही राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। मोहम्मद रजा खान को बंगाल का नायब सूबेदार तथा नायब दीवान नियुक्त किया गया। बंगाल का नायब सूबेदार और नायब दीवान किसे नियुक्त किया गया था? तो मोहम्मद रजा खान को। और वहीं सिताब राय को बिहार का नायब सूबेदार तथा नायब दीवान नियुक्त किया गया। उसके बाद अगला राज्य आता है मैसूर जो था यह 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध के बाद वेंकट द्वितीय यानी कि 1612 ईस्वी के समय मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई। वाडियार राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1612 ईस्वी में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो वेंकट द्वितीय के द्वारा की गई थी। और किस युद्ध के बाद? तो 1565 ईस्वी में जो तालीकोटा का युद्ध था, उस युद्ध के बाद वेंकट द्वितीय ने मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई। इस वंश का अंतिम शासक चिका कृष्ण राजे नाम मात्र का शासक था। मैसूर के शासन की वास्तविक बागडोर दो मंत्रियों नंज राज और देवराज के हाथों में थे। इस समय हैदर अली अपनी योग्यता के बल पर मैसूर की सेना में घुड़सवार सैनिक के रूप में भर्ती हुआ, जो एक दिन मैसूर राज्य का स्वामी बन बैठा। 1755 में हैदर अली को डिंडीगुल के किले का फौजदार नियुक्त किया गया। जो हैदर अली था उसे डिंडीगुल के किले का फौजदार कब नियुक्त किया गया था? तो 1755 ईस्वी में। हैदर ने फ्रांसीसियों से अच्छे संबंध स्थापित किए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने वाणिज्यिक हितों की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया। परिणामतः आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान। यह किसका बेटा था? तो यह हैदर अली का ही बेटा था। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक बना तथा टीपू ने 1787 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। टीपू ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो 1787 ईस्वी में। टीपू ने आधुनिक कैलेंडर को लागू किया। सिक्का ढलाई की नई तकनीक के साथ साथ नापतोल के आधुनिक पैमाने अपनाए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब बनवाया एवं स्वयं उसका सदस्य बना। और वह नागरिक टीपू कहलाया। नागरिक टीपू किसे कहते हैं? तो टीपू सुल्तान को। राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया। स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ पे लगवाया? तो राजधानी में। टीपू ने अरब, अफगानिस्तान, फ्रांस, तुर्की, कुस्तुनतुनिया और मॉरिशस आदि जगहों पर अपने दूत भेजे। हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया। पूर्णिया एवं कृष्ण राव इसके दो प्रमुख हिंदू मंत्री थे। पूर्णिया और कृष्ण राव किसके प्रमुख दो मंत्री थे? तो टीपू सुल्तान के। श्रृंगेरी के मंदिर की मरम्मत के लिए धन उपलब्ध भी कराया। यह धार्मिक सहिष्णुता का उदाहरण है। या धार्मिक रूप से टीपू जो था वह सहिष्णु था। अगला टॉपिक है आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था और उसमें कौन कौन सी संधि हुई थी और किसके बीच हुई थी, उसे देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वह 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी तक चला था। कब से कब तक चला था? 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक।
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल वेंसी टाटा, कौन था? वेंसी टाटा, हैदर अली से विवश होकर अंग्रेजों ने 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि कर ली। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वह किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक चला था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। आयरकोर्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के द्वारा पोटोनोवा के युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ और 7 दिसंबर 1782 को उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात टीपू और अंग्रेजों के बीच मंगलौर की संधि हुई। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था वह किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक चला था। कब से कब तक चला था? 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कर्नवालिस था। कौन था? कर्नवालिस था। निजाम मराठे और अंग्रेजों का त्रिगुट था। श्रीरंगपट्टनम के निकट हुए युद्ध के बाद मार्च 1792 में टीपू को श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। टीपू को आधा राज्य और 3 करोड़ रुपये युद्ध क्षति के रूप में देने पड़े। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। यह 1799 ईस्वी में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध यह कब हुआ? तो 1799 ईस्वी में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। वेलेस्ली ने टीपू पर निजाम मराठों और फ्रांसीसियों से मिलकर षड्यंत्र का आरोप लगाकर युद्ध आरंभ किया। 4 मई 1799 को अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। टीपू युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई, यानी कि इस युद्ध में टीपू की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर वाडियार वंश के 2 वर्षीय बालक कृष्ण राज को बैठाकर राज्य को अपने संरक्षण में ले लिया और इस सहायक संधि थोप दी। युद्ध के पश्चात वेलेस्ली ने कहा था कि अब पूरब का राज्य हमारे कदमों में है। उसके बाद ये अगला राज्य आता है मराठा शिवाजी के बाद ये पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा शक्ति का विकास अनवरत रूप से होता रहा। 18वीं शताब्दी में 3 पेशवाओं बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव या नाना साहब। जो बालाजी बाजीराव इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी बाजीराव या नाना साहब ने मराठा शक्ति के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बालाजी विश्वनाथ है। बालाजी विश्वनाथ कब से कब तक पेशवा के पद पे रहे थे? तो 1713 ईस्वी से लेकर 1713 ईस्वी से लेकर 1720 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। शिवाजी के बाद हुए उत्तराधिकार के युद्ध में इसने ताराबाई के विरुद्ध साहू को सहायता दी। साहू ने 1713 ईस्वी में विश्वनाथ को पेशवा की पदवी दी। साहू ने 1713 ईस्वी में किसे पेशवा की पदवी दी? तो किसे दी थी? विश्वनाथ को। इस समय मराठा साम्राज्य के 2 केंद्र थे। पहला था कोल्हापुर और दूसरा था सतारा। बालाजी विश्वनाथ की मुख्य सफलता 1719 में मुगल बादशाह की ओर से सैयद बंधुओं से की गई संधि थी। रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है। नेक्स्ट है बाजीराव प्रथम का शासनकाल जो रहा था वह 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक रहा था। कब से कब तक रहा था? 1720 से 1740 ईस्वी तक रहा था। 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बाजीराव प्रथम महज 20 वर्ष की उम्र में पेशवा के पद पर आसीन हुआ। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पद पादशाही के आदर्श को और भी लोकप्रिय बनाया। मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उसने कहा, हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। बाजीराव ने 7 मार्च 1728 को पालखेड़ा के समीप निजाम को पराजित किया तथा उससे मुंगी सिवगांव की संधि की। जो मुंगी सिवगांव की संधि थी वह कब हुई थी? 7 मार्च 1728 को। शंभू जी का षड्यंत्र असफल होने के बाद उसने वारणा की संधि अप्रैल 1731 ईस्वी में हुई थी। वारणा की संधि से साहू की अधीनता स्वीकार कर ली और उसने सालसेट एवं बसीन पर अधिकार कर लिया। बाजीराव की अप्रैल 1740 में मृत्यु हो गई। बाजीराव की मृत्यु कब हो गई? तो 1740 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। शिवाजी के बाद बाजीराव गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक था, इसलिए उसे लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। जो बाजीराव था इसे लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बालाजी बाजीराव का शासनकाल 1740 से लेकर 1761 ईस्वी तक रहा था। पेशवा बाजीराव की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र बालाजी बाजीराव इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है, गद्दी पर बैठा।
बाजीराव के बाद उनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा तो उनका पुत्र बालाजी बाजीराव गद्दी पर बैठा। 1750 से 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव ने मराठा शासक राजा राम द्वितीय से संगोला समझौता करके राज्य का संपूर्ण अधिकार अपने हाथों में ले लिया। अब मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था और 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजित हुआ और मराठे पराजित हुए। मराठे क्या हुए तो पराजित हो गए। इब्राहिम का गार्दी का भारी तोफखाना इस युद्ध में उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ, जबकि अब्दाली की ऊंटों पर रखी घूमने वाली तोपों ने मराठों का सर्वनाश कर दिया। पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित के शब्दों में पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। उसके बाद ही अगला टॉपिक है आंग्ल मराठा संबंध। आंग्ल मराठा युद्ध भी इसे कह सकते हैं। 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव प्रथम, पेशवा कौन थे तो माधवराव प्रथम की मृत्यु के साथ मराठों में गृह कला आरंभ हो गई। इसे परिस्थिति में घबराकर रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला गया। कौन अंग्रेजों की शरण में चला गया तो रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला गया। 1775 ईस्वी में बंबई की सरकार ने रघुनाथ राव के साथ सूरत की संधि की। सूरत की संधि किसके साथ हुई थी तो बंबई की सरकार और रघुनाथ राव के बीच में। परंतु कलकत्ता काउंसिल ने सूरत की संधि को अनुचित बताते हुए मार्च 1776 ईस्वी में पुरंदर की नई संधि के यानी कि जो कलकत्ता काउंसिल था इसे पुरंदर की संधि को अनुचित बताया और फिर से एक नया संधि किया पुरंदर की संधि, और वो कब हुआ तो 1776 ईस्वी में हुआ पुरंदर की संधि। बंबई की सरकार ने पुरंदर की संधि का विरोध किया और मराठों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। यह संघर्ष लगभग 7 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला था तो 7 वर्षों तक। अंत में दोनों पक्षों के मध्य 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। सालबाई की संधि कब हुई थी तो 1782 ईस्वी में। इस संधि ने अंग्रेजी कंपनी को 20 वर्षों की शांति प्रदान की। नेक्स्ट द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था यह 1803 से लेकर 1806 ईस्वी तक चला था। कब तक यह युद्ध चला था तो 1803 से लेकर 1806 ईस्वी तक यह युद्ध चला था। मराठा राजनीति के चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध राणा फडणवीस की 1800 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात पूना दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बन गया था। 1801 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जसवंत राव होलकर के भाई बिट्टू जी की हत्या कर दी। बिट्टू जी की हत्या किसने कर दी तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने, जिससे क्रोधित होकर होलकर ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली। बाजीराव ने भागकर कहाँ पे शरण ली तो बसीन में शरण ली। 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य बसीन की संधि हुई। जो बसीन की संधि हुई थी वह किसके बीच हुई थी तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी और कब हुई थी तो 1802 ईस्वी में यह संधि हुई थी। इस संधि के द्वारा पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर एक अंग्रेजी सेना पूना में रखना मंजूर किया। कहाँ पे तो पूना में रखना मंजूर किया। पेशवा ने गुजरात ताप्ती तथा नर्मदा के मध्य के पर्दे से तथा तुंगभद्रा नदी के सभी समीपवर्ती पर्दे से जिनकी आय 26 लाख रुपया थे कंपनी को दे दिया। बसीन की संधि मराठों के लिए अपमानजनक थी। जो बसीन की संधि थी वह मराठों के लिए किस प्रकार की थी तो अपमानजनक थी, जिसके फलस्वरूप भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी। भोसले लॉर्ड लेक तथा विलेजली से परास्त हुआ। 1803 ईस्वी में भोसले ने विवश होकर अंग्रेजों से देवगांव की संधि कर ली। देवगांव की संधि किनके बीच हुई थी तो भोसले और अंग्रेजों के बीच में देवगांव की संधि हुई थी और यह संधि कब हुई थी तो 1803 ईस्वी में। ऐसे संधि के अनुसार कटक एवं वार्धा नदी के पश्चिम का भाग अंग्रेजों को मिल गया। अंग्रेजों ने सिंधिया से 1803 ईस्वी में सुरजी अर्जन गांव की संधि की। जो सुरजी अर्जन गांव की संधि थी वह किनके मध्य हुई थी तो अंग्रेजों और सिंधियों के मध्य हुई थी और यह संधि कब हुई थी तो 1803 ईस्वी में हुई थी। इसके अनुसार गंगा तथा यमुना के क्षेत्र कंपनी को दे दिए गए तथा जयपुर, जोधपुर एवं गोहद की राजपूत रियासतों पर अपना प्रभुत्व छोड़ दिया।
सर जॉर्ज बार्लो ने होल्कर को युद्ध में परास्त करने के बाद 1805 ईस्वी में राजपुर घाट की संधि की। जो राजपुर घाट की संधि थी वह कब हुई थी? तो 1805 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अगला कौन सा युद्ध है? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। यह कब से कब तक चला था? तो 1817 से लेकर 1818 ईस्वी तक यह युद्ध चला था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हेस्टिंग्स ने पेशवा से पूना, भोंसले से नागपुर तथा सिंधिया से ग्वालियर की अपमानजनक संधियां की। अंग्रेजों ने अंतिम रूप से पेशवा को कीर्की के युद्ध में पराजित कर उसे पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया। इस प्रकार मराठा संघ विघटित हो गया। अगर बात किया जाए कि अंतिम रूप से पेशवा को किसमें पराजित किया अंग्रेजों ने? तो कीर्की के युद्ध में। और उन्हें यानी कि पेशवा को हराकर उन्हें पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया और इस प्रकार मराठा संघ क्या हो गया? तो विघटित हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है पिंडारी। एक छोटा टॉपिक है, पिंडारी क्या होता है? तो देखते हैं लोग कि पिंडारी क्या होते हैं। जो पिंडारी थे, पिंडारी हिंदू मुस्लिम का संयुक्त संगठन था। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों का संगठन था। इनमें सांप्रदायिक एकता थी। पिंडारी मराठा सेना में अवैतनिक सैनिकों के रूप में अपनी सेवा देते थे। ये लूटमार करने वाले दलों के रूप में, किसके रूप में? तो लूटमार करने वाले दलों के रूप में होते थे जिनकी नियुक्ति बाजीराव प्रथम के समय में शुरू हुई थी। इनके प्रमुख नेता वासिल मुहम्मद करीम खां चीटू थे। 1824 तक ये पिंडारियों का सफाया हो गया। जो पिंडारी थे इनका सफाया कब तक हो गया? तो 1824 ईस्वी तक है। और ये पिंडारियों की नियुक्ति किसके समय में शुरू की गई थी? तो बाजीराव प्रथम के समय में शुरू की गई थी। अगला राज्य है सिंध की बात की जाए तो गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने सिंध के प्रति आक्रामक नीति अपनाई और रणजीत सिंह के आक्रमण का भय दिखाकर अप्रैल 1838 में सिंध के अमीरों को एक संधि करने के लिए बाध्य किया, जिसके अनुसार अमीर लगभग अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए। जून 1838 में अफगान मसले को हल करने के लिए अंग्रेज रंजीत सिंह और अफगानिस्तान से निर्वासित शाह के मध्य एक त्रिदलीय संधि हुई, जिसके अनुसार इस संधि के अनुसार क्या क्या बातें हुई थी या क्या क्या प्रस्ताव रखे गए थे उसको देखते हैं। शाह शुजा ने सिंध पर अपनी सर्वश्रेष्ठता त्याग दी, जिसके बदले में अंग्रेजों ने उसको काबुल के तख्त पर आसीन करने का वादा किया। रणजीत सिंह ने अमीरों से अपने विवादों में अंग्रेजों की मध्यस्थता स्वीकार कर ली। नेक्स्ट है कि 1842 में लॉर्ड ऑकलैंड के स्थान पर लॉर्ड एलनबरो गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया और इसी वर्ष यानी कि 1842 ईस्वी में सिंध के दरबार में मेजर आउटरम के स्थान पर नेपियर ब्रिटिश रेजिडेंट बना। 1843 में नेपियर ने बलोचियों को मियानी और दाबो के युद्धों में पराजित करे अगस्त 1843 में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया गया था? तो 1843 ईस्वी में। और किसके द्वारा मिलाया गया? तो नेपियर के द्वारा मिलाया गया था। और किस युद्ध में? तो मियानी और दाबो के युद्ध में। नेपियर ने अपने इस कृत्य के बाद लिखा कि हमें सिंध को जीतने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे और ऐसा करना लाभप्रद, उपयोगी तथा मानवतापूर्ण निश्चिता होगी। अगला राज्य आता है पंजाब एक ऐसे शासन व्यवस्था थी और अंग्रेजों ने पंजाब को अपने साम्राज्य में कैसे मिलाया था उसे देखते हैं। मुगलों के प्रभाव में कमी आने और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई थी। इन परिस्थितियों में पंजाब में सिख मिसलों का उदय हुआ। इनकी संख्या 12 थी। मिसलों की संख्या कितनी थी? तो 12 थी और इनमें से एक सुकर चकिया मिसल थी। जो सुकर चकिया मिसल थी यह क्या थी? तो सिख मिसल थी। और इस सुकरचकिया मिसल के ही राजा थे रंजीत सिंह का शासनकाल 1792 ईस्वी से लेकर 1839 ईस्वी तक रहा था। कब से कब तक इनका शासनकाल रहा था? तो 1792 से लेकर 1839 ईस्वी तक के। रंजीत सिंह का जन्म नवंबर 1780 में सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1780 में। और कहाँ पे? तो सुकरचकिया मिसल के जो मुखिया थे महासिंह के घर में हुआ था। अल्प आयु में ही पिता की मृत्यु के कारण यह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बन गए। 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने लाहौर तथा 1805 में अमृतसर पर भी अधिकार कर लिया। इस तरह पंजाब की धार्मिक राजधानी अमृतसर और राजनीतिक राजधानी लाहौर दोनों उनके अधीन हो गई। अगर बात की जाए कि राजा रंजीत सिंह के समय पंजाब की धार्मिक राजधानी कौन थी? तो अमृतसर थी और
पंजाब की राजनीतिक राजधानी कौन थी? तो लाहौर थी। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809, जो अमृतसर की संधि थी वह कब हुई थी? तो 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। मेटकॉफ यानी कि चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच हुई। इसके प्रावधान निम्नलिखित है। यह जो अमृतसर की संधि थी इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे? सतलज नदी, सतलज नदी को दोनों पक्षों ने सीमा रेखा मान लिया, यानी कि अंग्रेजी साम्राज्य और जो पंजाब था उसकी सीमा रेखा के बीच को किसे माना गया? तो सतलज नदी को माना गया। सतलज के पूर्वी हिस्से पर अंग्रेजों का कब्जा स्वीकार कर लिया गया। लुधियाना में अंग्रेजी सेना रखने पर सहमति, यानी कि लुधियाना में अंग्रेजी सेना रखी जाएगी। रंजीत सिंह ने अफगान अमीर शाह शुजा से कश्मीर को 1813 में अपने संरक्षण में ले लिया। शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा भी इन्हें भेंट किया। जो राजा रंजीत सिंह थे, इन्हें जो कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, वह हीरा किससे प्राप्त हुआ था? तो शाह शुजा से प्राप्त हुआ था। रंजीत सिंह ने 1818 ईस्वी में मुल्तान पर विजय प्राप्त की और पेशावर को 1834 ईस्वी में सिख राज्य का अंग बना लिया। रंजीत सिंह ने मुल्तान पर विजय कब प्राप्त की? तो 1818 ईस्वी में, और पेशावर को अपने साम्राज्य में कब मिलाया? तो 1834 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र खड़क सिंह तथा शेर सिंह क्रमशः गद्दी पर आसीन हुए, परंतु जल्दी ही उनकी भी मृत्यु हो गई। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? तो 1839 ईस्वी में, और उनके बाद उनके दो पुत्र हुए, खड़क सिंह और शेर सिंह, और ये दोनों क्रमशः गद्दी पर आसीन हुए। 1843 ईस्वी में राजमाता जिंदन के संरक्षण में महाराजा रंजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह का राष्ट्रारोहण किया गया। दिलीप सिंह के शासनकाल में ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किनके शासनकाल में हुआ था? तो दिलीप सिंह के शासनकाल में हुआ था। रंजीत सिंह का प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार से था, उसे देखते हैं। रंजीत सिंह ने ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था के आधार पर एक कुशल सुप्रशिक्षित एवं सुसंगठित सेना का गठन किया। रंजीत सिंह ने विभिन्न सिख मिसलों को संगठित करने के उद्देश्य से राज्य को सरकार ए खालसा नाम दिया। रंजीत सिंह ने राज्य को क्या नाम दिया था? तो सरकार ए खालसा। अपने द्वारा चलाए गए सिखों को नानक शाही सिक्के का नाम दिया। नानक शाही सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? तो राजा रंजीत सिंह के द्वारा चलाया गया था। कारदार नामक के अधिकारी राजस्व संग्रहकर्ता, खजांची और लेखाकार का कार्य करता था। यानी कि राजस्व संग्रहकर्ता, खजांची और लेखाकार का कार्य कौन करता था? तो कारदार नामक अधिकारी करता था। रंजीत सिंह के सर्वाधिक विश्वसनीय मंत्री हरि सिंह नलवा दीनानाथ बीत मंत्री। जो दीनानाथ थे, यो कौन थे? तो बीत मंत्री थे। फकीर अजीमुद्दीन ये विदेश मंत्री थे, और ये विदेश मंत्री और बीत मंत्री दोनों एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि राजा रंजीत सिंह के बीत मंत्री कौन थे? तो दीनानाथ थे, और विदेश मंत्री कौन थे? तो फकीर अजीमुद्दीन थे। सैन्य प्रशासन दो भागों में विभाजित था। पहला था फौज खास या फौज आइन, यानी कि फौज खास को ही फौज आइन कहा जाता था, अर्थात नियमित सेना। जो फौज खास या फौज आइन थी या नियमित सेना थी। और दूसरी थी फौज बेकवायद अर्थात अनियमित सेना, यानी कि जो फौज बेकवायद थी या अनियमित सेना थी। नियमित घुड़सवारों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण हेतु 1822 ईस्वी में फ्रांसीसी सेनापति एलार्ड को नियुक्त किया था। नियमित घुड़सवारों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण हेतु 1822 में फ्रांसीसी सेनापति कौन था? तो एलार्ड को नियुक्त किया था। इटालियन सेनापति बंतूरा था, या कौन था? तो इटालियन सेनापति बंतूरा को पैदल सेना के प्रशिक्षण हेतु नियुक्त किया गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो चला था, यह 1845 से लेकर 1846 ईस्वी तक चला था। यह युद्ध गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के समय लड़ा गया था। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक चलता है? तो 1845 से 1846 ईस्वी तक चला था, और यह युद्ध जब हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में यह युद्ध लड़ा गया था। तथा इस समय भारत के प्रधान सेनापति जनरल गौफ थे। भारत के प्रधान सेनापति कौन थे? तो जनरल गौफ थे। इस युद्ध के पश्चात 9 मार्च 1846 को अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य लाहौर की संधि हुई। जो लाहौर की संधि हुई थी वह कब हुई थी? तो 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुई थी, और यह संधि किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई थी। लाहौर दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति कर दी गई। पहला रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस बना। पहला रेजिडेंट कौन बना? तो हेनरी लॉरेंस बना। 11 मार्च को एक पूरक संधि के द्वारा अंग्रेजी सेना के 1846 के अंत तक लाहौर में बने रहने पर सहमति बनी।
अंग्रेजों ने 1 करोड़ रुपये के बदले कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया। जो अंग्रेज थे वह कश्मीर को गुलाब सिंह को कितने रुपये में बेच दिया? तो 1 करोड़ रुपये के बदले कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया। कश्मीर गुलाब सिंह को बेचने को लेकर लाल सिंह के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजी सेना ने विद्रोह का दमन कर दिया और दिलीप सिंह को पुनः भैरोवाल की संधि की गई। यानी कि जो कश्मीर के खिलाफ यानी कि बेच दिया गया था गुलाब सिंह को कश्मीर, तो उसके विद्रोह में लाल सिंह के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह को अंग्रेजों ने दमन कर दिया और उसके बाद दिलीप सिंह से पुनः भैरोवाल की संधि की गई। भैरवाल की संधि जो हुई थी वह कब हुई थी? भैरवाल की संधि तो यह 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को भैरवाल की संधि हुई थी। 8 सिख सरदारों की एक परिषद अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में शासन के कार्यों के लिए नियुक्त की गई। जिंदन की संरक्षिता को समाप्त कर उसे 1.5 लाख यानी कि 1,50,000 वार्षिक पेंशन दी गई। कितनी पेंशन दी गई जिंदन को? तो लगभग 1.5 लाख वार्षिक पेंशन दी गई। ब्रिटिश सेना लाहौर में दिलीप सिंह के वयस्क होने तक रहेगी। अगला है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वह कब से कब तक यह युद्ध चला था? तो 1848 से लेकर 1849 ईस्वी तक यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में सर्वप्रथम 22 नवंबर 1848 को रामनगर का युद्ध और 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला का युद्ध जनरल गॉफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व थे। यानी कि अगर बात की जाए कि रामनगर का युद्ध कब हुआ था तो 22 नवंबर 1848 ईस्वी को रामनगर का युद्ध हुआ था और 13 जनवरी 1849 ईस्वी को चिलियावाला का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जनरल गॉफ कर रहा था तथा शेर सिंह सिख सेना का नेतृत्व के बीच हुआ था। अगर बात करें कि सिख सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो शेर सिंह कर रहा था। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के सामने 21 फरवरी 1849 को गुजरात के युद्ध में सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इतिहास में इसे तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात किया जाए कि तोपों के युद्ध के नाम से किसे जाना जाता है, तोपों का युद्ध कब हुआ था? तो 21 फरवरी 1849 ईस्वी को तोपों का युद्ध हुआ था। पंजाब को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया और महाराजा दिलीप सिंह को 5 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन देकर रानी जिंदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर शाही ब्रिटिश राज मुकुट में लगा दिया गया। अगला राज्य आता है अवध के बारे में अध्ययन करते हैं लोग कि अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खान को बुरहानुल मुल्क भी कहा जाता है या बुरहानुल मुल्क के नाम से जाना जाता है। अवध का स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सआदत खान के द्वारा की गई थी। 1722 ईस्वी में अवध का सूबेदार बनाया गया। 1723 यानी कि 1722 में अवध का सूबेदार किसे बनाया गया था? तो सआदत खान को। 1723 ईस्वी में सआदत खान ने अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया। इसने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया। यानी कि जो सआदत खान था यह अवध की राजधानी किसे बनाया था? तो फैजाबाद को यह अपनी राजधानी बनाया था। सआदत खान की मृत्यु के बाद भतीजे सफदर जंग था यह सआदत खान का भतीजा था। भतीजे सफदर जंग को अवध का नवाब नियुक्त किया गया। 1748 में सम्राट मोहम्मद शाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया तथा इलाहाबाद का प्रांत दे दिया। यानी कि जो सफदरजंग था इसे मुगल जो बादशाह था सम्राट मोहम्मद शाह उसने अपना वजीर नियुक्त किया सफदरजंग को और इलाहाबाद का प्रांत उसे दे दिया। इस कारण उसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाने लगे। सफदरजंग का पुत्र सुजाउद्दौला गद्दी पर बैठा। उसने पानीपत युद्ध में अब्दाली और बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का साथ दिया था। जो सफदरजंग का पुत्र था सुजाउद्दौला ने पानीपत के युद्ध में किसका साथ दिया था? तो अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था और वहीं बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का साथ दिया था। उसने वारेन हेस्टिंग्स से 1773 में बनारस की संधि की थी। बनारस की संधि कब हुई थी? 1773 ईस्वी में और किसके बीच हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स और सुजाउद्दौला के बीच में बनारस की संधि की गई थी। सुजाउद्दौला के बाद आसफुद्दौला शासक बना। उसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स से इसने फैजाबाद की संधि की। फैजाबाद की संधि किसने की थी? तो आसफुद्दौला ने की थी और किसके बीच में यह संधि हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स और आसफुद्दौला के बीच में हुई थी। आसफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में मुहर्रम में मनाने के लिए लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था। इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया है।
सआदत ए अली खां का शासनकाल 1798 से लेकर 1819 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद यानी कि आसफुद्दौला के बाद सआदत अली खां ने नवाब बना। 1801 ईस्वी में इसने वेलेस्ली से सहायक संधि स्वीकार कर ली। 1819 में से राजा की उपाधि दी गई। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था और इसका शासनकाल 1847 से लेकर 1856 ईस्वी तक रहा था। 1854 में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। वाजिद अली शाह को कलकत्ता में नजरबंदी रखा गया। अवध को कभी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया तो 1856 ईस्वी में, और जब अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था तो उस समय यहाँ का नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह इस समय नवाब था। नेक्स्ट है, इस लेसन पे आधारित ही स्मरणीय तथ्य। 1757 ईस्वी में कलकत्ता को जीतने के बाद सिराजुद्दौला ने उसका नाम अली नगर रख दिया था। यानी कि 1757 में कलकत्ता को जब सिराजुद्दौला ने जीता तो उसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया? तो अली नगर रख दिया था। मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को क्या कहा जाता है? तो कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। मीर जाफर के काल में अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति को जन्म देते हुए एक गुट को दूसरे गुट से लड़ाने की शुरुआत की। पी ई रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा था कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। टीपू को शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान की तलवार पर रत्न जड़ित बाग बना हुआ था। उसकी यह तलवार 21 करोड़ में नीलाम हुई थी। जो टीपू सुल्तान था उसकी जो तलवार थी उसका नीलाम कितने करोड़ में हुआ था? तो 21 करोड़ में हुआ था। और उस पे क्या बना हुआ था? तो उस पे बाघ का चित्र बना हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। जो औरंगजेब था वह किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित किया था? तो सर जॉन चाइल्ड को यह निष्कासित किया था। बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खान था। कौन था? बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब तो वह मुर्शिद कुली खान था। विक्टर जेकम यह फ्रांसीसी था। जो विक्टर जेकम था यह फ्रांसीसी था। विक्टर जेकम ने रंजीत सिंह को एक असाधारण पुरुष तथा छोटे पैमाने पर एक बोनापार्ट कहा। लॉर्ड ऑकलैंड ने रंजीत सिंह की फौज ए खास को संसार की सबसे सुंदर फौज कहा था। किसने रंजीत सिंह की फौज ए खास को संसार की सबसे सुंदर फौज कहा था? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा था। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में नई भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को तकावी ऋण प्रदान किया तथा बंगाल में इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। इजारेदारी प्रथा का संबंध किससे हो जाएगा? तो मुर्शिद कुली खान से इसका संबंध हो जाएगा, या तकावी ऋण का भी संबंध मुर्शिद कुली खान से हो जाएगा। उसके बाद है इसे लेसन पे आधारित बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? तो जो नेपियर था, चार्ल्स नेपियर के द्वारा सिंध विजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर नियोलिल कॉटिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो जो मुर्शिदाबाद का उप दीवान रॉबर्ट क्लाइव ने बनाया था वह मोहम्मद रजा खान को बनाया था। किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीयों को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो सीताब राय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो जो अंग्रेज थे श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। किसके साथ की गई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि तो टीपू सुल्तान के साथ ही संधि की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रंजीत सिंह ने शाहसुजा से सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया था। उसके बाद ये अगला लेसन है 23वां लेसन है ब्रिटिश साम्राज्यवादी। ब्रिटिश ने कौन कौन सी नीति अपनाई थी ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने के लिए?
उसके बारे में अध्ययन करते हैं। भारत के प्रमुख राज्यों पर अपनी सत्ता की स्थापना के बाद ब्रिटिश कंपनी ने उसे सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु विभिन्न औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी नीतियों का सहारा लिया। इन नीतियों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हितों की पूर्ति तो की ही, साथ ही भारतीयों को अपने अधीन कर लिया, जिसमें सबसे पहली नीति आई है आती है सहायक संधि। सहायक संधि की नीति आती है। सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। जो सहायक संधि था, इस प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा किया गया था। अंग्रेजी शासन में वेलेस्ली ने इसे व्यवहारिक रूप दिया। यानी कि अगर बात किया जाए कि अंग्रेजी शासन में इसका व्यवहारिक रूप किसने दिया था, तो वेलेस्ली के द्वारा इसका व्यवहारिक रूप दिया गया। वेलेस्ली का मुख्य उद्देश्य कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना था। वेलेस्ली की यह साम्राज्यवादी योजना सहायक संधि के रूप में सामने आई। सहायक संधि कंपनी के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हुई। जो सहायक संधि थी वह कंपनी के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हुई। बहुत से राज्य कंपनी के नियंत्रण में आ गए और अब वह अपने आर्थिक व व्यापारिक हितों को पूरा कर सकती थी। राज्यों से सहायक संधि का क्रम है, ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हैदराबाद ने कब सहायक संधि स्वीकार किया था, और सारे जितने राज्य थे, तो राज्यों से सहायक संधि का क्रम देखें। हैदराबाद ने इस संधि को कब स्वीकार किया था? तो सितंबर 1798 में पहली बार किया था, और उसके बाद एक बार और किया था 1800 ईस्वी में। तो प्रथम बार पूछता है तो हैदराबाद ही आता है। उसके बाद है मैसूर ने सहायक संधि को स्वीकार किया था 1799 ईस्वी में। कब स्वीकार किया था? 1799 ईस्वी में। तंजौर ने अक्टूबर 1799 ईस्वी, अवध नवंबर 1801 ईस्वी, पेशवा दिसंबर 1801 ईस्वी, बरार के भोसले दिसंबर 1803 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किए थे। सिंधिया ने फरवरी 1804 ईस्वी में इसे स्वीकार किया था। इसके अतिरिक्त जोधपुर, जयपुर, बूंदी तथा भरतपुर से भी सहायक संधियां की गई। उसके बाद अगली नीति आती है व्यापगत सिद्धांत। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। कंपनी के लिए व्यापगत से अभिप्राय था कि पैतृक के वारिस न होने की स्थिति में कंपनी अपने अधीनस्थ तथा पराधीन क्षेत्रों को साम्राज्य में मिला सके थे। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा पर पाबंदी लगाई। जो डलहौजी था उसने गोद लेने की प्रथा पर पाबंदी लगा दी। संतानहीन शासकों के राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया। उसने भारतीय राज्यों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया। जो डलहौजी था वह भारतीय राज्यों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया या वर्गीकृत किया था? तो 3 श्रेणियों में। प्रथम श्रेणी में कैसे राज्य थे? तो प्रथम श्रेणी में वे राज्य थे जिनके निर्माण में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान था, तथा ऐसे राज्यों के शासकों के गोद लेने पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई। दूसरे राज्य कौन थे? द्वितीय श्रेणी के राज्यों के शासकों के लिए यह व्यवस्था की गई कि वे गोद लेने से पहले सरकार की सहमति प्राप्त करें। ऐसे राज्य अंग्रेजी सरकार के अधीनस्थ राज्य थे। ऐसे राज्य कौन थे? तो अंग्रेजी सरकार के अधीनस्थ राज्य थे। तृतीय श्रेणी के राज्य कौन थे? तो तृतीय श्रेणी में वे रियासतें थी जो कभी ब्रिटिश शासक के अधीन नहीं रही। ऐसी रियासतों की गोद लेने की प्रथा में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। यानी कि जो तृतीय श्रेणी के राज्य थे उनमें गोद लेने की प्रथा में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय क्रम, यानी कि व्यापगत सिद्धांत के तहत सबसे पहले किस राज्य को मिलाया गया था या और राज्य कब मिले थे? तो सबसे पहला आता है सतारा को इस सिद्धांत के तहत 1848 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था। जैतपुर व संबलपुर को 1849 में मिलाया गया था। 1849 ईस्वी में मिलाया गया था। बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 ईस्वी में व्यापगत सिद्धांत के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। नोट पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि ग्वालियर जो था वह देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। यानी कि जो ग्वालियर था इसे अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। उसके बाद अगला टॉपिक है देसी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति। यानी कि देसी रियासतों के प्रति कौन कौन सी ब्रिटिशों के द्वारा नीति अपनाई गई थी। जिसमें सबसे पहली नीति आती है सुरक्षा प्रकोष्ठ, यानी कि घेरे की नीति। इसे घेरे की नीति के नाम से भी जाना जाता है, और यह नीति लगभग 1765 से लेकर 1813 ईस्वी तक चली थी। राजनीति की दृष्टि से यह कंपनी का शैशवकाल था। अंग्रेजों को अपनी तत्कालीन स्थिति का ज्ञान था, अतः राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बावजूद कंपनी ने सीमित उत्तरदायित्व एवं राज्यों के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई।
कंपनी द्वारा बीजीते प्रदेशों के पास से बफर स्टेट को स्थापित कर स्वयं को सुरक्षित करना प्रमुख उद्देश्य था। यानी कि जो कंपनी थी उसके द्वारा विजित प्रदेशों के पास से बफर स्टेट को स्थापित करे स्वयं को सुरक्षित करना प्रमुख इसका उद्देश्य था। उदाहरण स्वरूप बंगाल को सुरक्षित रखने के लिए अवध के साथ संधि कर उसे बफर स्टेट बनाया गया। अवध को कौन सा स्टेट बनाया गया? तो बफर स्टेट बनाया गया। किस लिए? तो बंगाल को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि वहां मराठा आक्रमण का खतरा विद्यमान था। नेक्स्ट है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, यह जो नीति थी 1813 से लेकर 1857 ईस्वी तक चली थी। सहायक संधि के द्वारा भारतीय शासकों की कमजोरियों का पता लगा, साथ ही उनके आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप भी बढ़ गए। इस काल में सहायक संधि जैसी नीति अपनाई गई, जिसमें राज्यों को ब्रिटिश सत्ता के अधीन कर अन्य राज्यों से उनके संबंध विच्छेद कर देने का तथ्य प्रमुख था, ताकि वे कंपनी के विरुद्ध संगठित न हो सके। मराठों के साथ अलग अलग संधियां की गई। राजपूत राज्यों पर नियंत्रण स्थापित किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय कुशासन के आरोप में भी राज्यों को ब्रिटिश सत्ता में मिलाया गया। लॉर्ड डलहौजी के काल में साम्राज्य का विस्तार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ। जो लॉर्ड डलहौजी था उसके काल में साम्राज्य का जो विस्तार हुआ था वह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था, जिसमें व्यापकगत सिद्धांत का प्रमुख योगदान रहा। नेक्स्ट नीति है अधीनस्थ संघ की नीति, जो नीति 1857 से लेकर 1935 तक चली थी। अधीनस्थ संघ की नीति कब से कब तक चली थी? तो 1857 ईस्वी से लेकर 1935 ईस्वी तक यह नीति चली थी। 1858 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ पृथक्करण की नीति का त्याग किया और अधीनस्थ एकीकरण के नीति को अपनाया। महारानी विक्टोरिया की घोषणा के माध्यम से विलय की नीति का त्याग किया गया। यानी कि यह नीति क्यों त्याग किया गया? क्योंकि 1857 का विद्रोह हो गया था। तो जो महारानी विक्टोरिया की घोषणा के माध्यम से विलय की नीति का त्याग किया गया एवं कहा गया कि ब्रिटिश सरकार अब भारतीय रियासतों का विलय नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त देसी नरेशों को गोद लेने का अधिकार भी लौटा दिया गया। अब अंग्रेजों ने यह नीति अपनाई कि कुशासन के लिए शासक को दंडित किया जाए अथवा हटा दिया जाए, परंतु उनके राज्य का विलय न किया जाए। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत का स्वमार्गी घोषित कर दिया। महारानी विक्टोरिया को भारत का स्वमार्गी कब घोषित किया गया था? तो 1876 ईस्वी में। और किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन ने घोषित किया। इस तरह भारतीय रियासतें अंग्रेजों के अधीन हो गईं। कर्जन के समय ब्रिटिश स्वरोचता की नीति का और भी विकास हुआ और उसने राज्यों का विभाजन कर इसका एहसास कराया। रियासतों के सामूहिक महत्व के प्रश्न पर विचार विमर्श हेतु 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल तथा 1927 ईस्वी में भारत सरकार और रियासतों के मध्य संबंध निर्धारण हेतु बटलर कमेटी का गठन हुआ। बटलर कमेटी का गठन कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में। और नरेंद्र मंडल का गठन कब किया गया था? तो 1921 ईस्वी में। अगली नीति आती है सामान्य संघ की नीति। सामान्य संघ की नीति जो थी यह 1935 से लेकर 1947 तक चली थी। यह नीति कब से कब तक चली थी? 1935 से लेकर 1947 ईस्वी तक। इस समय तक भारतीय राष्ट्रवाद परिपक्व हो चुका था तथा राष्ट्रीय भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए अस्त्र के रूप में संवैधानिक सुधारों को लक्ष्य बनाया गया। इसी संदर्भ में 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। इस एक्ट के द्वारा भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने की बात की गई। संघ में शामिल होना रियासतों के लिए अनिवार्य नहीं था। ऐसी शर्त थी कि संघ तभी अस्तित्व में आएगा जब एक निश्चित संख्या में रियासतें इसमें शामिल हो, किंतु ऐसा हुआ नहीं और संघ अस्तित्व में नहीं आया। 1947 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1947 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के साथ ही भारत में ब्रिटिश सत्ता की सर्वोच्चता समाप्त हो गई। उसके बाद है इसे लेसन पे आधारित अस्मरणीय तथ्य। भारतीय शासकों द्वारा गोद लेने की प्रथा को डलहौजी ने समाप्त कर दिया था। भारतीय शासकों के द्वारा गोद लेने की प्रथा को किसने समाप्त कर दिया था? तो डलहौजी ने समाप्त कर दिया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी कि रिंग फेस की नीति
वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। यह जो नीति है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध वारेन हेस्टिंग्स से, वारेन हेस्टिंग्स से यह संबंधित है। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटियन ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राजाओं की एक अंत परिषद गठित की जाए ताकि ये लोग वायसराय के साथ ही सामूहिक हितों के मामलों पर विचार विमर्श कर सके, किंतु इंग्लैंड में यह सुझाव स्वीकृत नहीं हुआ। नरेंद्र मंडल ने रियासतों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। रियासतों को 3 श्रेणियों में किस मंडल ने विभाजित किया था? तो नरेंद्र मंडल के द्वारा रियासतों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। सर जॉन शोर ने भारतीय रियासतों के प्रति अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। इसने केवल अवध के मामले में हस्तक्षेप किया था, यानी कि जो यह सर जॉन शोर था इसने केवल अवध के मामले में हस्तक्षेप किया था, बाकी यह अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। भारत में सहायक संधि प्रणाली का जन्मदाता फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर हैदराबाद के निजाम ने किया था। सर्वप्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था, यानी कि किस राज्य ने किया था? तो हैदराबाद के निजाम ने किया था। और बात किया जाए कि भारत में सहायक संधि प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को माना जाता है। इस संधि के तहत राज्यों के वैदेशिक संबंध अंग्रेजी राज्य के अधीन थे, जबकि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। अवध का विलय डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल कहलाती है। जो अवध का विलय डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल कहलाती है। व्यवगत सिद्धांत को हड़प नीति भी कहते हैं। किस सिद्धांत को हड़प नीति कहा जाता है? तो व्यवगत सिद्धांत को। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था, यानी कि जो लॉर्ड वेलेस्ली था उसकी सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। उसके बाद इस लेसन पे आधारित बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न उसे देते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नहीं मिलाया था। तो जो ग्वालियर था, ग्वालियर को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र अधिकार में या क्षेत्र में नहीं मिलाया था। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन की सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी कि रिंग फेंस की नीति संबंधित है। तो यह जो रिंग फेंस की नीति है यह वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। किससे इसका संबंध हो जाएगा? तो वारेन हेस्टिंग से इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1927 ईस्वी में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? अगर बात की जाए कि बटलर कमेटी का गठन कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में। और इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका सेंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाप्ति का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को किसने अपनाया था? तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या समाप्ति का सिद्धांत जो था इस नीति को लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। किसने अपनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल सिद्ध हुई। तो जब वह अवध का अधिग्रहण किया था उसे ही डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल मानी जाती है। उसके बाद ये अगला लेसन है, 24वां लेसन है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यानी कि जो ब्रिटिश यहाँ पे भारत में शासन के थे उनके शासन पे भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा था? जिनमें सबसे पहला टॉपिक है ब्रिटिश आर्थिक नीति, यानी कि ब्रिटिशों की जो आर्थिक नीति थी और कौन कौन सी थी और उन नीतियों का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा था। तो जिसमें सबसे पहली है वाणिज्य के पूंजीवादी चरण जो यह नीति थी यह 1757 से लेकर 1813 ईस्वी तक चली थी। इस चरण में कंपनी का प्रमुख लक्ष्य था भारत से अत्यधिक पूंजी को एकत्रित करना। कंपनी द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए सैनिक शक्ति, व्यापार केंद्र, मिलों आदि के लिए भारी धनराशि एकत्रित करना, भारतीय वस्तुओं को कम से कम कीमत पर खरीदना तथा यूरोप में इन वस्तुओं को भारी कीमत पर बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमाना, भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार स्थापित करना। उसके बाद अगला चरण आता है औद्योगिक पूंजीवादी चरण जो था यह 1813 से लेकर 1858 ईस्वी तक चला था। कब से कब तक यह नीति चला था, यह चरण चला था? तो 1813 से लेकर 1858 ईस्वी तक।
ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल और ब्रिटिश कारखानों में काम करने वालों के लिए खाद्यान्नों खाद्यान्नों की प्राप्ति करना इसका उद्देश्य था। ब्रिटेन की मशीन निर्मित वस्तुओं के लिए भारत का एक बाजार के रूप में उपयोग करना, भारत में प्रशासनिक, शैक्षणिक, सामाजिक नीतियों में हस्तक्षेप करना तथा उनकी रुचि को ब्रिटिश ब्रिटिश उपभोक्ता के रूप में परिवर्तित कर देना। नेक्स्ट है वित्तीय पूंजीवादी चरण। जो वित्तीय पूंजीवादी चरण थी, यह कब तक चली थी? तो यह 1858 के बाद इसके चरण माने जाते हैं। ब्रिटेन द्वारा भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूंजी का निवेश सार्वजनिक ऋण के रूप में किया गया। ब्रिटिश पूंजी का निवेश रेल निर्माण में किया गया। साथ ही सरकार से 5% ब्याज की गारंटी भी दी गई ताकि संचार साधनों का निर्माण किया जा सके। बैंकिंग व्यवस्था का विकास भी भारत में किया गया तथा इन बैंकों के मुख्यालय भारत से बाहर रखे गए ताकि औद्योगिकरण पर नियंत्रण किया जा सके। इस चरण में प्रबंध एजेंसी को अपनाया गया ताकि भारतीय पूंजी पर प्रभुत्व बना रहे। इसे प्रबंध एजेंसी द्वारा विभिन्न औद्योगिक एवं कल कारखानों में वृद्धि के साथ साथ पूंजी एकत्रित करने का काम भी किया जाता था। उसके बाद अगला टॉपिक है भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था उस समय कैसी थी? ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए कृषि व्यवस्था में समय अनुसार परिवर्तन किया गया, जिसमें भिन्न भिन्न भू राजस्व पद्धतियां अपनाई गई। ये अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी तथा महलवाड़ी है। और ये कौन कौन सी पद्धतियां थी? तो अस्थायी बंदोबस्त थी, रैयतवाड़ी थी और महलवाड़ी थी। इस मरारी अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, कभी कभी एग्जाम में अस्थायी बंदोबस्त को किस और अन्य नाम से जाना जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। तो जो अस्थायी बंदोबस्त है इसे इस्टमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का बनारस, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है बनारस, उत्तरी कर्नाटक आदि क्षेत्रों में लागू की गई तथा माल गुजारी सदैव के लिए निश्चित कर दी गई। यह व्यवस्था ब्रिटिश से भारत के 19% क्षेत्र पर लागू हुई। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अस्थायी बंदोबस्त थी यह ब्रिटिश से भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रों पे लागू हुई थी? तो 19% क्षेत्रों पे यह लागू हुई थी। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया। जो अस्थायी बंदोबस्त था इसके अंतर्गत किसे भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया था? तो जमींदार सरकार का एजेंट होने के साथ साथ अपनी जमींदारी के इलाके की सारी जमीन का मालिक बन गया। वह भूमि को बेचने, रखने अथवा दान में देने के लिए स्वतंत्र था। इस प्रकार उसके स्वामित्व के अधिकार को वंशागत या हस्तांतरणीय बना दिया गया। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत किसानों से एकत्रित लगान का जमींदारों को 10/11 भाग यानी कि 89% राज्य को देना पड़ता था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत लगान का कितना प्रतिशत राज्य को देना पड़ता था? तो लगभग 89% तथा 1/11 यानी कि 11% भाग जमींदार के पास शेष बचता था। 1794 ईस्वी में एक कानून बना जिसे सूर्यास्त कानून कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बना है कि जो सूर्यास्त कानून है यह किससे संबंधित है? तो इसका संबंध अस्थायी बंदोबस्त से इसका संबंध हो जाएगा। इसके द्वारा यह घोषित किया गया, यानी कि सूर्यास्त जो कानून था इसके द्वारा यह घोषित किया गया कि यदि पूर्व निर्धारित तिथि से सूर्यास्त तक सरकार को लगाने नहीं दिया गया तो जमींदारी नीलाम हो जाएगी। उसके बाद अगली व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था के अनुसार किसान को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया। किसान को भूमि का स्वामी किस व्यवस्था के तहत स्वीकार किया गया? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत। उसे अपनी भूमि को गिरवी रखने तथा बेचने की अनुमति थे। उसे अपनी भूमि से वंचित किया जा सकता था अगर वह समय पर भूमि कर न देता हो। यह व्यवस्था ब्रिटिश से भारत की 51% भूमि पर लागू की गई। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी और ब्रिटिश से भारत की कितनी प्रतिशत भूमि पर लागू की गई थी? तो 51% भूमि पर लागू की गई थी, जिसमें तमिलनाडु के 12 महल जिले, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग, मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से शामिल थे। 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। मुनरो इसका कट्टर समर्थक था। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। किसके द्वारा लागू की गई थी? तो कर्नल रीड के द्वारा। और जो मुनरो था इसका कट्टर समर्थक था। आरसी दत्त के अनुसार इसे
बंदोबस्त से कंपनी के रैयतों पर जकड़ का स्वरूप वही हो गया जो गुलाम के ऊपर उनके मालिकों का रहता है। नेक्स्ट है महालवाड़ी व्यवस्था। जो महालवाड़ी व्यवस्था या क्या थी, इसे इसके बारे में अध्ययन करते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था के अनुसार ये भूमि करे किसान पर व्यक्तिगत रूप से न लगाकर संयुक्त रूप से महाल अथवा ग्राम पर लगाया जाता था। ग्राम में समाज ही समझ से भूमि की देख रेख करता था, जबकि राजस्व वसूली का काम है ग्राम प्रधानों या जमींदारों पर छोड़ दिया गया। कृषक भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं रहता था, बल्कि समस्त महाल या ग्राम ही भूमि का मालिक होता था। ग्राम को ही भूमि का मालिक किस व्यवस्था में बनाया गया था, तो महालवाड़ी व्यवस्था में बनाया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत दक्कन के कुछ जिले उत्तर भारत में संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ हिस्से शामिल थे, जो ब्रिटिश से भारत के कुल भूभाग का 30% पर लागू थी। जो महालवाड़ी व्यवस्था थी, यह ब्रिटिश से भारत के कुल भूभाग पर कितने प्रतिशत पर लागू थी, तो यह 30% भूभाग पे लागू थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी हुए, यानी कि महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। यह भूमि योजना मार्टिन बर्ड के निर्देशन में तैयार की गई। अगला टॉपिक है धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या था, तो धन की निकासी यूरोप में वाणिज्यवादी क्रम के रूप में विकसित हुई, जिसका तात्पर्य था कीमती धातुओं का पलायन। किंतु भारत के संदर्भ में धन की निकासी का अर्थ था आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना। भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान है उस समय कितने लगाया गया था, और यह क्वेश्चन भी बना है बहुत बार। तो दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय का अनुमान कितना रुपया लगाया था, तो इनके द्वारा 20 रुपया लगाया गया था। कितना रुपया? 20 रुपया लगाया गया था। और कब? तो 1867 से 68 के समय में। विलियम डिग्बी ने प्रति व्यक्ति आय का अनुमान 18 रुपये लगाया था 1899 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 30 रुपया प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया गया था 1901 ईस्वी में। बी के आर भी राव ने 62 रुपया अनुमान लगाया था प्रति व्यक्ति आय का 1931 से और 32 के समय में। धन की निकासी के स्रोत कौन कौन से थे, उसे देखते हैं। धन की निकासी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होम चार्जेज था, जिसके तहत भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटेन में किया गया खर्चे, जैसे इंग्लैंड में नियुक्त यूरोपीय अधिकारियों के वेतन, सैन्य खरीदारी, भारत सचिव के ऑफिस का खर्चे आदि शामिल थे इस होम चार्जेज के अंतर्गत। रेलवे पर दिया जाने वाला गारंटी युक्त ब्याज तथा भारत में साम्राज्य विस्तार एवं उसी क्रम में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज की अदायगी करना भी शामिल था होम चार्जेस के अंतर्गत। व्यापार, उद्योग, बागान आदि में निवेश की गई निजी पूंजी यानी कि प्राइवेट पूंजी की आय तथा भारतीय उद्योगों का विकास से ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए किया गया। 1757 ईस्वी की पलासी विजय के पश्चात बंगाल से प्राप्त भारी राजस्व के सहारे उन्होंने एक शक्तिशाली सेना को खड़ा किया और उन्होंने शेष भारत की विजय का खर्च उठाया। ब्रिटिश इतिहासकार कौन है, तो पर्सिवल एस्पियर ने इस काल को खुली और निर्लजतापूर्वक लूटपाट का युग बताया है। इस काल को किस इतिहासकार के द्वारा खुली और निर्लजतापूर्वक लूटपाट का युग बताया गया है, तो पर्सिवल एस्पियर के द्वारा बताया गया है।